अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बना हुआ है वो तो चल ही रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन ईरान में देखे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विद्रोह की आग फिर से भड़क उठी है। खामेनेई के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल है, कैसा चैलेंज आप देख रहे हैं? वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे बुला पे एक अहम मुद्दा जो सब दुनिया को इस टाइम सबके जहन में घूम रहा है वो ये है कि ईरान में क्या होगा। ईरान के अपने अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, उधर से अमेरिका के बेड़ा जो है चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं, किसी भी समय हमला हो सकता है। तो ये अयतुल्लाह खमैनी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। उनकी प्लानिंग उन्होंने कर ली है, उन्होंने अपने सक्सेसर्स को भी नियुक्त कर दिया गया है। उनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अली लरीजानी जो उनके खास है, उनकी इनर कोटरी में है, उनको सिक्योरिटी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक अफेयर्स का जो है इंचार्ज बना दिया गया है। बाकी लोगों को भी जो है सक्सेसर नियुक्त कर दिया गया है। तो क्योंकि अयतुल्लाह खमैनी को पता है कि जो मेन टारगेट होगा जब भी हमला होता है वो उनके ऊपर होगा, चाहे उनको पकड़ लिया जाए या उनको मार दिया जाए या मजबूरी में उनको देश छोड़ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। और जहां तक उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, वो पूरे के पूरे उन्होंने अपनी मिसाइल्स वगैरह, अपने ड्रोन जो है इराक के बॉर्डर के ऊपर और ईरान के सदर्न साइड में उन्होंने पूरा डिप्लॉय कर दिया है, ताकि जो जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिकन मिडिल ईस्ट में वो उनकी रेंज में रहे और वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सके। और जहां तक प्रोटेस्टर्स का सवाल है, ये 40 दिन की जो मॉर्निंग हुई थी वो जो है सैटरडे को उसको जो है मनाया गया और इस चक्कर में जो है सारे स्टूडेंट जो इकट्ठे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, वो हमने देखा है, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो और हाल ही में जब नेपाल में हो, तो जब स्टूडेंट सड़कों पे उतर आते हैं तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो है वो जवान लोग होते हैं, उनके अंदर रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा अगर उनके ऊपर कोई जो अत्याचार या जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर मार कुटाई होती है तो उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप है या और जो रिश्तेदार वो भी उसमें जो है मैदान में कूद जाते हैं, तो वो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो निपुण जी, आपको कैसा लग रहा है ईरान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, किस तरफ जाता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है और अमेरिका को क्या बहाना मिल जाएगा हमला करने का? निपुण जी। नहीं, देखिए, अभी मैं तो ये कहूंगा, देखिए अमेरिका अटैक हम जैसे बात करते आए हैं वंदना जी लगातार कि अमेरिका कभी भी, अभी मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड ही जाएगा और हमको फुटप्रिंट देखने को मिलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका के लिए यही सिचुएशन सबसे बेटर है कि वहां पर इंटरनल क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, और अमेरिका उसके आधार पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करे या स्ट्राइक्स वगैरह करे, ताकि क्या हो कि ईरान में कम खर्चे में बहुत एक्सपेंसिव ना करने पड़े। और देखिए, अगर अमेरिका ग्राउंड ही जाता है तो इश्यू ये भी है कि ईरान देखिए पुरानी सिविलाइजेशन है और वहां पर हो सकता है कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो और उग्र हो जाए और बड़ी मात्रा में जो सिविलियंस हैं वो क्या हो जाए, सरकार के साथ खड़े हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस तरह का मिस्टेक करेगा कि जो रशिया यूक्रेन की तरह जैसे उलझा, या फिर हम देखें अमेरिका चाहे वो अफगानिस्तान में उलझा था या इराक में उलझा था, उस तरह की उलझने का प्रयास अमेरिका नहीं करेगा। ये थोड़ा सा क्या करेगा अमेरिका, मुझे लगता है वेट करेगा अभी इस प्रकार के प्रोटेस्ट कितनी उग्रता से और कितने हाई लेवल के होते हैं, उसके पश्चात ही क्या होगा, ये सब चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी उस तरह की स्थिति नहीं कि अमेरिका अटैक ग्राउंड में करेगा या फुल अटैक करेगा, स्ट्राइक्स या फिर और ज्यादा दबाव क्रिएट करने का प्रयास करेगा। जी मनन द्विवेदी जी, आपको क्या लग रहा है कि खामनेई इस सिचुएशन में क्या करने वाले? या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट का जो कल्चर है, जैसा पहले भी बताया गया, बड़ा ही खतरनाक है। पर नेपाल में, बांग्लादेश में देखें और भी राष्ट्रों में देखें, जो 2016-17 में मैं बिल्कुल खरी बात कहता हूँ, भारत में भी जो फ्रीडम का जो मूवमेंट चलाया था, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो इन चीजों के चलते देखेंगे कि जब जेनजी एक्टिव हो जाती है तो एक्सटर्नल कारण गौण बन जाते हैं। और अगर हम अली खमैनी की जैसे आपने बात करी, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका का कहीं ना कहीं
हाथ है और हैंड इन ग्लव्स हैं इस पूरे राइचियस मूवमेंट में जो ईरान हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम ईरान के इतिहास को भी देखें और हम कंटेम्प्रेरी परिप्रेक्ष्य को भी देखें तो हम पाएंगे कि करप्शन, नेपोटिज्म, एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अनरेस्ट, ये सारी चीजें पिछले 20-30 वर्षों से 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से लगातार चल रही हैं और प्रखर रूप में अपने आप को रिफ्लेक्ट करती रही हैं ये सारी प्रॉब्लम्स ईरान के लिए। तो वहां पर लोगों ने भी कहा इनफ इज इनफ, पर कहीं ना कहीं अमेरिका की भी गलती रही, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि 2009 में देखा जाए तो 60% जो रेवेन्यू था ईरानियन गवर्नमेंट का वो ऑयल एक्सपोर्ट से था। और उस समय भी प्रोटेस्ट हुए, पर प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी चालाकी और सेल्फिश इंटेंट दिखाते हुए ये किया कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया ईरान में, जबकि और सबसे बड़ी बात साथ साथ उसी समय अरब स्प्रिंग की बातचीत चल रही थी और मुस्लिम ब्रदरहुड को भी रोका नहीं गया अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से, जब इजिप्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था या फोकल पॉइंट था। तो मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट भी ये लोग खड़े हुए हैं ईरान में, पर इंटरनल जो आंतरिक सुरक्षा और जो अर्थव्यवस्था के कारण हैं वे मुख्य हैं। और फिर भी हम ये कह भी सकते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है रिजीम चेंज। मतलब ये कि किन्हीं और मिलिट्री के रास्तों से या एस्पियोनाज के रास्तों से अगर आप किसी दुश्मन देश को नहीं परास्त कर पा रहे हैं, नहीं पस्त कर पा रहे हैं, तो वहां की सरकार को बदल दो और वहां के एस्टेब्लिशमेंट को बदल दो, जैसा कि अली खोमेनी ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को। मैं ये 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मनन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए टीपी त्यागी जी, सवाल आपसे कि जो यहाँ पर आर्थिक सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह से ईरान में बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, और जिस तरह की भी स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर नाराजगी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा है उसको लेकर भी छात्र नाराज हैं, जो जेन जी है खासतौर से जो युवा हैं वो नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुए थे तो देखा गया था कि कई मस्जिदों में भी आग लगाई गई थी। खबरें तो यहाँ तक आ गई थी कि लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, जबकि वो धर्म नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि जो मौजूदा वहाँ पर रिजीम है, खामेनेई है, वो उनसे नाराज है। देखिए, मस्जिद को कोई मुसलमान तो आग लगाएगा नहीं, इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ईरान में मस्जिदों में आग लगाई गई उसमें वो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, और जो नॉन मुस्लिम थे उनका खोमेनी से अलग होना करीब करीब स्वाभाविक है। ईरान के अंदर 6 अपोजिशन ग्रुप्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप है जैश अल अदल। अब जैश अल अदल में करीब करीब 10% पूरी ईरान की पॉपुलेशन के वहाँ के माइनॉरिटी सुन्नी बिरादरी है, क्योंकि ईरान तो शिया है, तो वो 10% माइनॉरिटी हैं और उसमें बलोच है। उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया, ऐसा ही और ग्रुप है। ये ग्रुप खोमेनी से शुरू से ही असंतुष्ट थे। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं वो दूसरे असंतुष्टों को ढूंढते रहते हैं। दूसरे असंतुष्ट एक तो थे पहले और दूसरे पैदा कर दिए अमेरिका ने, तो वो असंतुष्ट और ये असंतुष्ट मिलके इन्होंने 28 दिसंबर से बड़े भारी प्रोटेस्ट किए, लेकिन वो प्रोटेस्ट एक आयरन हैंड से दबा दिए गए। अब दोबारा शुरू हुए, और अब दोबारा कहाँ से शुरू हुए? पहले घरों से, मोहल्लों से, सड़कों से शुरू हुए थे, अब यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, और यूनिवर्सिटी में भी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग टेक्नोलॉजी, वेरी बिग यूनिवर्सिटी इन तेहरान। और वहाँ भी शुरू कैसे हो गए कि उनको शायद इकट्ठा होने का कोई बहाना मिला, और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट इकट्ठे होते किसी न किसी ज्वलंत इशू पे बात करते, ज्वलंत इशू ये था लो खोमेनी, ये अगेंस्ट खोमेनी। और जब उन्होंने स्टूडेंट ने अगेंस्ट खोमेनी लिया तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यानी जैसे मेरे दूसरे रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ने कहा, बहुत मुमकिन है कि जैसे जैन थी बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ, यानी कि अब
उसकी शुरुआत यहाँ से भी हो गई है। ठीक है। 6 हफ्ते पहले जो हालात बने थे, जो प्रदर्शन हुआ था, रत्नेश द्विवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है वो उन्हीं लोगों के स्मारकों के आसपास किया गया है जो हजारों लोग प्रदर्शनकारी मारे गए थे उस दौरान, और ये कहा गया था कि वहाँ की जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसी में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इसलिए एक विद्रोह की चिंगारी यहाँ पर देखी जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से 6 हफ्ते के बाद। इस दौरान विद्रोह को दबाया गया, प्रोटेस्टर्स को दबाया गया, और जो जेलों में बंद थे 400-500 लोग, उनको हैंग किया गया। लेकिन साथ ही खामेनेई ने इन 6 हफ्तों का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से अपने आप किलेबंदी करने में लगाया, जैसे IRGC की तैनाती, बंकर्स बनाना जहाँ जहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये अक्टूबर में जो बंकर जहाँ पर नींव खुदती हुई दिखती थी, फरवरी में आके वहाँ पर कंक्रीट की छत बन गई है जिस पर अगर कोई मिसाइल से हमला करे अमेरिका तो उसका कोई असर ना हो। तो ये सब तैयारी करने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। और अब आप देखें, जैसे ही गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन शिप्स कोई एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर वो पानी के अंदर माइंस उसने लगाए हुए हैं, तो वो तुरंत विस्फोट कर देते हैं। तो ये 6 हफ्तों का इस्तेमाल ईरान ने अपना मिसाइल सिस्टम, अपने फाइटर जेट्स, IRGC, इन सब की तैयारी में लगा दी। रही बात प्रोटेस्टर्स की, प्रोटेस्टर्स को दबाया गया था। जैसे मैंने बताया, 400-500 लोग जो जेल में बंद थे, वो किस अपराध में उनको हैंग किया गया ये बात बाहर नहीं आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन था, इंटरनेट बंद था। लेकिन 400-500 लोगों को हैंग किया गया था और वो जेल में बंद थे। वो प्रोटेस्टर्स थे या कोई और था, इसके बारे में बात साफ नहीं हो पाई। रही बात अब जो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, ये फिर उन्हीं के नेटवर्क के लोग हैं जो पहले प्रोटेस्ट में शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलेगा, क्या इसका कोई हिंसक रूप होगा? आर्थिक हालात तो ख़राब है ही हैं ईरान के अंदर। ATM तोड़ के लूट लिए जा रहे हैं, राशन लूटे जा रहे हैं। रियाल की आप देखिए, कितना रियाल का अवमूल्यन हो गया, 15 लाख रियाल जो है $1 के बराबर है। तो इस तरह कई सारे आर्थिक चुनौतियों से ईरान पिछले 2-4 सालों से जूझ रहा है। और 1979 के बाद तो वहाँ पर कठमुल्लापन ही बढ़ता गया जो अमेरिका को नापसंद था। जहाँ तक अमेरिका की बात है, सिर्फ ईरान ही उसके लिए खाड़ी देशों में चुनौती बना हुआ था, जो उसका कहना नहीं मान रहा था। नतीजतन ये जो तैयारी अमेरिका ने की है, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, और UK ने जो अपने कतर में फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, मैराइंस जो वहाँ पर तैनात हैं, कल ही कतर के बेस पे मूवमेंट देखा गया। तो ये सब अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। लेकिन मस्कट में बात हुई है और जनेवा में बातचीत चल रही थी। इनका मेरा जहाँ तक ख्याल है बेनतीजा रहेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर अमेरिका ईरान को लाना चाहता है, ईरान वहाँ जाएगा नहीं।